दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि रात में 9 बजे, ठीक है, रात में 9 बजे पीएम में जो है बिहार एसएससी के लिए प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट चलता है। तो आज का प्रैक्टिस सेट नंबर जो ये हमारा 9 होने वाला है, ठीक है। इससे पहले हम लोग जो है 8 प्रैक्टिस सेट को कवर कर चुके हैं। यदि वो वाला प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा करके जो है आप सभी प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं। तो चलिए आज का प्रश्न जो कि हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि नीली क्रांति जो ये किससे संबंधित है। नीली क्रांति जो होता है ये किससे संबंधित होता है। देखो, नीली क्रांति जो होता है ये मछली उत्पादन से जो कि संबंधित होता है, ठीक है। मछली उत्पादन से ये संबंधित होता है। देखो, यहाँ पर एक दो फैक्ट हम बता देना चाहेंगे कि जैसे कि श्वेत क्रांति पूछ दे तो श्वेत क्रांति जो होता है ये दूध से संबंधित होता है। और रजत क्रांति जो होता है ये अंडा से संबंधित होता है। और पीली क्रांति जो होता है ये तिलहन से संबंधित होता है। और गुलाबी क्रांति जो होता है जैसे कि दवा हो गया, झींगा हो गया, प्याज हो गया, ये सभी से जो है गुलाबी क्रांति संबंधित होता है। और लाल क्रांति से जैसे कि मांस हो गया, टमाटर हो गया, ये सभी जो है लाल क्रांति से संबंधित होता है। तो ये सभी फैक्ट को आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है किसके द्वारा जो है किया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो होता है ये किसके द्वारा जो है किया जाता है। देखो, इसकी नियुक्ति जो होता है ये राष्ट्रपति के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है। यह जो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। देखो, संविधान के आर्टिकल 324, ठीक है, आर्टिकल 324 के अधीन जो है चुनाव आयोग के गठन का उल्लेख किया गया है, ठीक है। चुनाव आयोग का गठन जो कि ये किया गया। और भारत में जो है 1993 में, ठीक है, 1993 ईस्वी में चुनाव आयोग का मतलब सदस्य बना दिया गया है। और चुनाव आयोग जो है चुनाव संबंधी सर्वोच्च संस्था होती है। और भारत में प्रथम चुनाव आयुक्त जो है ये सुकुमार सेन है। कौन हो जाएगा। सुकुमार सेन हो जाएगा, सुकुमार सेन, ठीक है। भारत में प्रथम चुनाव आयुक्त जो है ये कौन हो जाएगा। तो सुकुमार सेन हो जाएगा। तो इसे भी आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्तकार जो है ये कौन है। तो यहाँ पर जो है सुकुमार सेन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि राज्य जो भारत में रबर उत्पादन में सर्वाधिक योगदान देता है वो राज्य जो है कौन सा है। देखो, वो राज्य जो है ये अपना केरल राज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, केरल राज्य। देखो, ये जो है ना रबर के लिए सबसे अधिक उत्पादन जो है केरल राज्य करता है। और केरल राज्य जो है ये नारियल का उत्पादन भी जो है सबसे अधिक करता है, ठीक है। नारियल हो गया, इलायची हो गया, ठीक है, इलायची हो गया। उसके बाद यदि हम बात कर ले तो इलायची के का अति जैसे कि आपको पता होना चाहिए जैसे मसाला हो जाएगा, ठीक है। ये सभी का जो है ना केरल सबसे अधिक उत्पादन करता है, ठीक है, मसाला का। और मसाला में जो ये आंध्र प्रदेश भी आता है। तो इसे भी आप याद रखना है, केरल के बाद जो ये आंध्र प्रदेश का ही स्थान होता है मसाला के उत्पादन में, ठीक है। और यूपी जो होता है ये यूपी स्टेट है। यूपी में जो है ना सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है, ठीक है। गन्ना का उत्पादन जो है सबसे अधिक कहाँ होता है तो ये यूपी में ही होता है, ठीक है, यूपी में। और ये कर्नाटक की हम बात कर ले तो कर्नाटक में जो एक कहवा, ठीक है, ये कहवा होता है। तो कहवा का सबसे अधिक उत्पादन जो ये कहाँ पर होता है तो ये कर्नाटक राज्य में होता है कहवा का उत्पादन। चलिए चलिए अगला प्रश्न है कि मंडल आयोग का गठन जो ये कब हुआ है। मंडल आयोग का गठन जो ये कब हुआ था। मंडल आयोग का गठन जो है ये कब हुआ था। देखो, मंडल आयोग का गठन की हम यहाँ पर बात कर ले। मंडल आयोग का गठन जो 1979 में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, 1979 में हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण जो कि ये पूर्ण हुआ है। किस युद्ध के परिणाम के स्वरूप हुआ है। देखो, ये सेडान का युद्ध जो कि 1870 में हुआ था। इसी युद्ध के जो है परिणाम स्वरूप जो है जर्मनी और इटली का ये एकीकरण हुआ है, ठीक है। और इटली जर्मनी का मुख्य कारण जो ये क्या था तो इसका मुख्य कारण था ऑस्ट्रिया, ठीक है, क्या था ये ऑस्ट्रिया था।
इटली और जर्मनी के बीच में एकीकरण का मुख्य कारण जो ये क्या था, तो ये ऑस्ट्रिया था। तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए, और बात हम बता दें आपको, जर्मनी के एकीकरण के लिए जो ना अनेक युद्ध लड़ा गया है, जिसमें सेडान का युद्ध जो अंतिम और सबसे निर्णायक युद्ध रहा था। ठीक है, सेडान का युद्ध। चलिए, अगला प्रश्न है 6 नंबर की, हिमाद्री नाम जो किसके लिए प्रयुक्त होता है। हिमाद्री नाम जो होता है ये किसके लिए जो ये प्रयुक्त होता है, हिमाद्री का नाम। देखो, ये ग्रेटर हिमालय के लिए किसके लिए होता है, ग्रेटर हिमालय के लिए जो ये नाम प्रयुक्त होता है। ठीक है, ग्रेटर हिमालय के लिए। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है जो कि आरबीआई नहीं करता है। ऐसा कौन सा कार्य है जो कि वो आरबीआई नहीं कर सकता है। देखो, आरबीआई जो है रुपयों के मूल्य का निर्धारण जो ये नहीं कर सकता है। ठीक है, आरबीआई जो होता है ये रुपयों के मूल्य का निर्धारण जो ये नहीं कर सकता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है। यानी कि भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखो, भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती जो है राजनीति धन का प्रयोग होता है। ठीक है, राजनीति धन का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ठीक है, भारत जो है अपना भारत देश, ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होता है ये भारत का। ठीक है, ये भारत का। चलिए, चलिए, अगला प्रश्न जो कि आप सभी को आंसर देना है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा है जो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो ये कौन सा है, सभी को आंसर देना चाहिए। देखो, भारत की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो होता है ये केटू होता है। ठीक है, कौन सी होती है, यह जो केटू होता है। इसकी हम ऊंचाई की बात कर ले तो 8,611 मीटर होता है। कितना होता है, 8,611 मीटर जो कि इसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, ऊंचाई होती है। और ये कंचनजंगा की हम बात कर ले तो भारत में सबसे ऊंची चोटी जो होती है ये कंचनजंगा होती है। ठीक है, भारत में पूछ दे कि सबसे ऊंची चोटी जो ये कौन सी है, ये कंचनजंगा हो जाएगा। ठीक है, कंचनजंगा। और ये माउंट आबू जो होता है ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, यह जो है राजस्थान में स्थित है। ठीक है, राजस्थान में माउंट आबू। चलिए, चलिए, अगला प्रश्न है कि विकास केंद्र उपगाम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में जो है किया गया था। विकास केंद्र उपगाम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में जो है की गई थी। देखो, ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में जो है किया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और ये कब हुआ है, तो ये हम बात कर लीजिए 1969। ठीक है, 1969 से 74 में हुआ है। ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न जो कि आप सभी को आंसर देना है, 11 नंबर प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर जो है नहीं उठाते हैं। ये कथन जो है किसने कहा है, सभी को आंसर देना चाहिए। देखो, हम बात कर ले कि 14, ठीक है, 14 अगस्त 1931 को, ठीक है, 14 अगस्त 1931 को बम्बई में, ठीक है, कहाँ पर, ये बम्बई में महात्मा गांधी से वार्ता के दौरान, ठीक है, महात्मा गांधी से वार्ता के दौरान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक मूल्य की भांति, ठीक है, क्षणिक मूल्य की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं उठाते हैं। ठीक है, तो ये किसने कहा था, तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो कि कहा था। ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है 12 नंबर की, 1977 के चुनाव में जनता पार्टी का नारा जो है ये क्या था। जनता पार्टी का नारा जो है ये क्या था।
देखो जनता पार्टी का नारा की हम बात कर ले तो इसका मुख्य नारा था, तो इसका मुख्य नारा की है जैसे कि मतलब लोकतंत्र बचाओ। क्या था? लोकतंत्र बचाओ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लोकतंत्र बचाओ। देखो 1977 में, ठीक है, 1977 के चुनाव में जनता पार्टी का नारा जैसे लोकतंत्र बचाओ। और 25 जून, ठीक है, 25 जून हो जाएगा 1975 को, ठीक है, 25 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या कहते हैं आंतरिक आपातकाल की घोषणा किया था, ठीक है। 25 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो है आंतरिक आपातकाल की घोषणा किया था, जिसमें जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था। कब दिया गया था? ये 1974 ईस्वी में दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही दिया गया था, ठीक है। और ये 1977 की हम बात कर ले, 1977 के लोकसभा चुनाव में जो जनता दल ने, ठीक है, जनता दल मीरा रज्जी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनाई गई थी, ठीक है, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में 1977 में। तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न की हम बात कर ले तो अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा बजट प्रस्तावों को कितने दिन तक अपने पास में जो है ये रख सकता है, कितने दिनों तक जो है ये रख सकता है। देखो ये हम बात कर ले तो यह जो है मात्र 14 दिन तक जो है ये रख सकता है। आर्टिकल आर्टिकल जो है ये 109, ठीक है, आर्टिकल 109 भाग क, ठीक है, आर्टिकल 109 भाग क के अनुसार धान विधायक जो होता है राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा, जबकि धन विधायक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिशों करने का अधिकार है, जिसे मानने के लिए लोकसभा जो ये बाध्य नहीं होता है। और इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का जो ये समय दिया जाता है, ठीक है। कितने दिनों का समय दिया जाता है? ये 14 दिनों का समय दिया जाता है। यदि इस समय में विधायक वापस नहीं होता है तो उसे जो है पारित समझा जाता है। क्या समझा जाता है? तो उसी को हम लोग जो है पारित समझा जाता है, ठीक है, वो पारित हो जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी जो ये बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय वास्तुकला में सुख का प्रारंभ जो है ये क्या है? भारतीय वास्तुकला में सुख का प्रारंभ जो ये कहाँ से हुआ है? सुख का प्रारंभ देखो ये कुषाण काल के दौरान हुआ है। कहाँ से हुआ? ये कुषाणों के द्वारा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरोजगार कार्यक्रम है? स्वरोजगार कार्यक्रम जो ये कौन सा है? देखो स्वरोजगार कार्यक्रम की हम बात कर ले तो यहाँ पर जो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इस योजना की शुरुआत की हम बात कर ले तो इसकी शुरुआत जो है ये 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1999 को हुआ है। कब हुआ है? 1 अप्रैल 1999 को हुआ है। और किसने किया है? तो इसे भी आपको याद रखना है। तो यह जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने किया है। इस योजना का शुरुआत जो है किसने किया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने ही जो किया है, अटल बिहारी वाजपेयी ने। और ये प्रधानमंत्री जो है ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना की हम बात कर ले तो इस योजना की शुरुआत जो है 1993 ईस्वी में हुआ है, ठीक है, 1993 ईस्वी में जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुआ है, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितनी सीटें जो ये आरक्षित किया गया है? अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितनी सीटें जो है ये आरक्षित किया गया है अनुसूचित जाति के लिए? देखो ये टोटल का 84 सीट जो ये आरक्षित किया गया है अनुसूचित जाति के लिए। और वही आपसे पूछ दे जाए कि अनुसूचित जनजाति के लिए, यहाँ पर जाति की जगह यदि जनजाति लगा दिया जाए तो लोकसभा के लिए कितनी सीटें होती हैं? ये टोटल का 47 सीटें होती है, ठीक है, जनजाति के लिए। वही पूछ रहा है जाति के लिए तो ये टोटल का 84 हो जाएगा। और देखो लोकसभा में अधिकतम जो ये 552, कितना? ये 552 सदस्य जो कि ये हो सकता है। लेकिन अभी वर्तमान में हम बात कर ले तो कितना लोकसभा में सदस्य है? तो ये जो है 543, कितना ही है वर्तमान में ही 543 सदस्य हैं। तो इसे भी आपको याद रखना है।
चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में कृषि जन्य पदार्थ हेतु दिया जाने वाला श्रेणी मापदंड जो ये क्या है? श्रेणी मापदंड जो है ये क्या है? देखो श्रेणी मापदंड की यहाँ पर हम बात कर ले तो 1 मार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो है ये 1 मार्क हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 1 मार्क की हम बात कर ले तो यहाँ कहाँ ये मतलब कहाँ पर पड़ता है? तो ये जो है नागपुर में। कहाँ पर? ये नागपुर में। ठीक है। नागपुर में ये एक पाठशाला होता है। ठीक है। क्या होता है? एक पाठशाला होता है। और ये जो है ISI मार्क जो होता है, जिसको ये मार्क होता है, क्या होता है? इस मार्क का मतलब होता है कि जिस वस्तु का टिकाव सबसे ज़्यादा होता है उस पर जो ये वाला मार्क जो है लगाया जाता है। ठीक है। जिस वस्तु का टिकाव सबसे अधिक होता है। और ये होल मार्क जो होता है ये आभूषणों के लिए होता है। ठीक है। किसके लिए होता है? तो यह जो आभूषणों के लिए होता है, आभूषणों के लिए। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार जो ये प्रदान किया गया था? भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार जो है ये प्रदान किया गया था? देखो ये टोटल का 7 मौलिक अधिकार जो ये प्रदान किया गया था। ठीक है। टोटल का 7, जिसमें से एक संपत्ति का अधिकार जो कि ये क्या कहते हैं, संपत्ति का अधिकार जो होता है ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में। ठीक है। 1978 में जो इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है। 1978 में यह जो है मतलब मौलिक अधिकार की मतलब 6 में आता है। किस मौलिक अधिकार में आता है? ये मौलिक अधिकार 6 के अंतर्गत जो ये आता है। और संपत्ति का अधिकार जो ये आर्टिकल 31 के तहत की यदि हम बात कर ले तो इसके अंतर्गत जो प्रदान किया गया था। ठीक है। इसके अंतर्गत प्रदान किया गया था। और संपत्ति का अधिकार जो ये छठी मौलिक अधिकार होता है। ठीक है। मतलब छठी मौलिक अधिकार ये होता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि एक गठबंधन सरकार से अभिप्राय जो है क्या होता है? एक गठबंधन मतलब जो है क्या कहते हैं, गठबंधन सरकार से अभिप्राय क्या होता है? देखो इससे अभिप्राय होता है कि दो या अधिक राजनीतिक दलों के गठजोड़ से निर्मित सरकार को ही जो हम लोग क्या कहते हैं, मतलब एक गठबंधन सरकार कहते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सूचना का अधिकार एक कानून है जो लोगों को अनुमति प्रदान करता है, जो लोगों को अनुमति प्रदान करता है। देखो अनुमति यह प्रदान करती है कि सरकार जो ये क्या कर रही है। ठीक है। सरकार जो है यहाँ पर क्या कर रही है? ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ जो है कि मतलब रचनाकार जो ये कौन था? बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार जो है ये कौन था? देखो प्रथम की बात कर रहा है तो यहाँ पर अली मोहम्मद शाह हो जाएगा। ठीक है। अली अली मोहम्मद शाह। ठीक है। मोहम्मद शाह जो कि यहाँ पर हो जाएगा, अली मोहम्मद शाह जो कि यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर की यदि यहाँ पर हम बात कर ले तो ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब इसका होने वाला है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। देखो इसका मतलब ये होता है कि 2 गज का जमीन। ठीक है। 2 गज का जमीन। चलिए अगला प्रश्न होता है कि कृषि उपजों के लिए न्यूनतम समर्पित मूल्य जैसे कि MSP की संस्तुति जो किसके द्वारा किया जाता है? MSP की संस्तुति जो होता है ये किसके द्वारा होता है? देखो ये जो है ना क्या कहते हैं, CACP के द्वारा होता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो कृषि मूल्य आयोग का गठन की हम बात कर ले तो इसका गठन जो ये कब हुआ है? तो इसका गठन जो 1965 में हुआ है। कब हुआ है? तो इसका गठन जो 1965 ईस्वी में हुआ है। चलिए अगला प्रश्न जो कि 23 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत जो है ये नहीं है ऊर्जा का। देखो ये ऊर्जा की बात कर रहा है तो यहाँ पर कोयला नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पर कोयला जो दिया गया है, कोयला यहाँ पर नहीं होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो ऊर्जा का मुख्य 2 स्रोत होता है, जिसमें से एक होता है परंपरागत ऊर्जा का स्रोत और दूसरा होता है गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत। ठीक है। तो यहाँ पर जो है कोयला नहीं होने वाला है। ठीक है। कोयला।
चलिए अगला प्रश्न है कि कोंकण तट निम्न में से किनके बीच स्थित है। कोंकण तट जो होता है किनके बीच में स्थित होता है। देखो ये जो होता है ना, जैसे गोवा हो जाएगा, ठीक है, गोवा हो गया और दमन हो गया। गोवा और दमन के बीच में जो ये कोंकण स्थित होता है, ठीक है। कोंकण जो है ये दमन हो गया और गोवा के बीच में स्थित होता है। ये कोंकण की हम बात कर ले, ये कोंकण क्या होता है। देखो कोंकण जो होता है ये पश्चिमी तट भाग में मतलब अवस्थित होता है। जैसे कि उसके बाद हम बात कर लिए पश्चिमी तट में जो ये कोंकण पाया जाता है। उसके बाद जैसे हम बात कर ले मालाबार तट एक होता है, ठीक है। मालाबार तट जो होता है ये केरल में अवस्थित है। उसके बाद पूर्वी घाट का मरुस्थल जिसको कोरोमंडल कहा जाता है। और ये कोरोमंडल जो ये उड़ीसा से तमिलनाडु तक फैला हुआ है, ठीक है, उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 25 नंबर प्रश्न है कि एमनेस्टी एमनेस्टी इंटरनेशनल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो ये किससे संबंधित होता है। देखो ये जो है ना मानव अधिकार से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मानव अधिकार से होता है। देखो एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना का उद्देश्य जो है विश्व में मानव अधिकार की रक्षा करना होता है, ठीक है, मानव अधिकार का रक्षा करना होता है। और इसका मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है, तो इसकी मुख्यालय की हम बात कर ले तो इसका मुख्यालय जो ये लंदन में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है, यह जो है लंदन में स्थित है। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1993 में कब हुआ है, ये 1993 में हुआ है, तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 26 नंबर प्रश्न है कि नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः कौन सी बेरोजगारी जो ये पाई जाती है। नगरीय क्षेत्र में जो है कौन सी बेरोजगारी होती है, वो मतलब पाई जाती है नगरीय क्षेत्रों में। देखो वहां पर जो है सबसे ज्यादा होता है शिक्षित बेरोजगारी। कौन सी बेरोजगारी होता है, ये शिक्षित बेरोजगारी जो ये नगरीय क्षेत्र में बहुत ज्यादा मतलब देखने को मिलती है। और भारत के श्रम मंत्रालय के अनुसार सप्ताह में 48 घंटे, कितना, सप्ताह में जो ये 48 घंटे जो कि करने वाले पूर्ण रोजगार ये माना जाता है। लेकिन बेरोजगार वह होता है जिसमें काम करने की इच्छा शक्ति हो पर काम नहीं मिलता है। और एक होता है कि व्यक्ति को काम उसकी योग्यता के अनुरूप ही नहीं मिलता रहा हो, ठीक है, ये सभी मतलब होता है। और चक्रीय बेरोजगारी होता है औद्योगिक क्षेत्र में आती है। चक्रीय बेरोजगारी जो होती है मतलब दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में चक्रीय बेरोजगारी, यह जो औद्योगिक क्षेत्र में आता है, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र में। और ये नगरीय क्षेत्र में आ जाएगा शिक्षित बेरोजगारी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध जो ये क्या होना चाहिए। देखो इसका मतलब मुख्य जैसे कि सुशासन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सुशासन, ठीक है, सुशासन। लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध मतलब क्या होना चाहिए, सुशासन होना चाहिए। उसमें मतलब सुशासन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम ऑप्शन की बात कर ले तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। तो ऑप्शन में भी जो है सुशासन ही दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में कहाँ झूम की कृषि जो की जाती है, यानी कि झूम की कृषि जो ये कहाँ पर किया जाता है, झूम की कृषि। देखो भारत में झूम की कृषि जो ये उत्तर पूर्वी भारत में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, उत्तर पूर्वी भारत में। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा कि भारत में झूम की कृषि जो है ये उत्तर पूर्वी भारत में किया जाता है। झूम कृषि को अलग अलग शब्दावली से भी अलग अलग स्थानों पर मतलब जो है इसे जाना जाता है, ठीक है। जैसे कि झूम की खेती पर्यावरण की दृष्टि से यह हानिकारक भी होता है। लेकिन हम बात कर ले आदिवासी वन को काटकर उसे जलाकर उस राख पर यानी कि 2 से 3 वर्षों तक खेती करते हैं। फिर उस भूमि को छोड़कर अन्य स्थानों पर भी इसी प्रकार का प्रक्रिया क्या करते हैं, अपनाते हैं। और झूम की खेती जैसे कि मुख्यतः ये पहाड़ी क्षेत्रों के आदिवासी करते हैं, ठीक है। कौन करता है, पहाड़ी क्षेत्रों में जो होता है ना आदिवासी, वही जो ये सभी झूम का मतलब खेती करता है, ठीक है। चलिए
चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू स्थान जो कि फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधीन आता है। कौन सा मतलब जो है मतलब हिंदू हिंदू स्थान जो है फर्टिलाइजेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधीन मतलब जो ये नहीं आता है, ये बोल रहा है। देखो ये कामरूप जो है ये नहीं आता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कामरूप जो यहाँ पर ये नहीं आता है। देखो कामरूप जो है कि कामरूप की हम बात कर लेते हैं, ये असम का प्राचीन नाम है। ठीक है, ये किसका नाम है, ये जो है ना असम का एक प्राचीन नाम होता है। ठीक है, कामरूप। चलिए अगला प्रश्न है कि हीराकुंड परियोजना निम्न लिखित में से किस नदी पर स्थित है। हीराकुंड परियोजना जो ये किस नदी पर स्थित है। देखो हीराकुंड परियोजना जो ये किस नदी पर स्थित है, तो यह जो है महानदी पर। कहाँ पर स्थित है, यह जो है महानदी पर स्थित है। और हीराकुंड बांध जो विश्व की सबसे लंबी बांध होती है। हीराकुंड बांध जो होती है ये विश्व की सबसे लंबी बांध होती है। और भारत का सबसे ऊंचा बांध जो होता है कि टिहरी बांध। कौन सी बांध होता है, टिहरी बांध, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध होता है, जो कि 261 मीटर मतलब उसकी ऊंचाई होता है। और भाखड़ा एक नंगल बांध होता है, भाखड़ा नंगल, जो कि भारत की प्रथम कंक्रीट बांध होती है। ठीक है, भारत की प्रथम कंक्रीट बांध जो कौन सी होती है, भाखड़ा नंगल बांध होती है। और भारत का सबसे ऊंचा बांध जो होता है ये टिहरी बांध होता है। और हीराकुंड बांध ये विश्व का सबसे लंबा नदी वाला बांध जो कि कौन सा बांध होता है, ये हीराकुंड बांध होता है। तो ये सभी को भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है। सरकार के तीसरे अंग के रूप में जो ये कौन जाना जाता है। देखो ये सर्वोच्च न्यायालय कौन जाना जाता है, तो ये जो सर्वोच्च न्यायालय जो है जाना जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक का लेखक जो है ये कौन है। देखो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक का लेखक जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और हिंद स्वराज जो है ये महात्मा गांधी की रचना है। हिंद स्वराज की जो होता है, हिंद स्वराज ये महात्मा गांधी की रचना होता है। चलिए तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न है कि नदी जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है वो कौन सी नदी होती है। देखो दक्षिण भारत की मतलब गंगा नदी से जानी जाती है वो कौन सी नदी होती है। देखो वो कावेरी नदी। ठीक है, वो कावेरी नदी होती है। यानी कि कौन सी नदी हो जाएगा, तो वो जो है कावेरी नदी, जो कि ऐसी नदी है जो दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा नदी कावेरी को कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन की हम बात कर ले तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और ये कावेरी नदी जो है कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक है, जैसे कि कर्नाटक हो गया और ये तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है, तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में स्थित है। ठीक है, कावेरी नदी। चलिए अगला प्रश्न है 34 नंबर में। प्रश्न क्या है कि राजनीतिक दलों को चिन्हित कौन मतलब वितरित करता है। चिन्हित जो है कौन वितरित करता है। देखो ये चुनाव आयोग करता है। कौन करता है, तो यह जो है ना चुनाव आयोग करता है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय होता है। चुनाव आयोग जो होता है ये एक संवैधानिक निकाय होता है। और भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 के अनुसार 324 में जैसे कि चुनाव आयोग को संबंध मतलब उपबंध दिया गया। और 324 से 29 तक जो चुनाव से ही संबंधित है। यहाँ से लेकर के और यहाँ से यहाँ तक जो है ना टोटल का टोटल जो है ये चुनाव से ही संबंधित मतलब जो इसमें मतलब दिया गया है। और भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ये श्रीमती रामा देवी थी। कौन थी, श्रीमती रामा देवी। तो इसे भी आपको याद रखना है, रामा देवी। ठीक है, रामा देवी लिख भी देते हैं, रामा देवी, जो कि ये क्या थी, तो भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी रामा देवी। चलिए
अगला प्रश्न है 25 नंबर की, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? समझौता पर जो कि क्या किया है, हस्ताक्षर किया है। देखो ये मालदीव किया है। कौन किया है? तो ये जो है मालदीव, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो कि 36 नंबर में प्रश्न क्या है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान जो ये कौन था? देखो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान जो ये अल बरूनी कौन था? ये अल बरूनी था। अल बरूनी, देखते हैं यहाँ पर कहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में है अल बरूनी। ठीक है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान जो ये अल बरूनी था। चलिए, और उसके बाद हम बात कर ले जैसे कि एक होता है क्या कहते हैं, आप भारत के बारे में अल बरूनी ने एक मतलब पुस्तक जो कि किताब उल हिंद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उल हिंद मतलब ये पुस्तक किसने लिखा है? तो ये किसने लिखा है? अल बरूनी ने ही लिखा है। तो इसे पुस्तक का भी नाम आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि 1905 में बनारस में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता जो किसके द्वारा किया गया है? 1905 ईस्वी में बनारस में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये किसके द्वारा किया गया है? देखो इसकी अध्यक्षता जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, किसके द्वारा? ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है कि बनारस में अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया है। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। और ये गोपाल कृष्ण गोखले भारत के उदारवादी नेता थे। कौन थे? मतलब ये उदारवादी नेता, ये जो है ना उदारवादी नेता थे। ठीक है, उदारवादी नेता भारत में। चलिए, और ये गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन की तुलना मतलब ये औरंगजेब से किया था। कौन किया था? ये गोपाल कृष्ण ने ही किया था। तो इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्या किया था? तो लॉर्ड कर्जन का तुलना जो ये औरंगजेब से ही कर दिया था। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से जो है ये लिया गया है? सत्यमेव जयते जो ये किस ग्रंथ से लिया गया है? देखो ये जो है ना कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है ना। ये ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। देखो उपनिषद का अर्थ होता है जैसे निष्ठा पूर्वक पास बैठना। क्या होता है? निष्ठा पूर्वक पास बैठना। ठीक है, उपनिषद का मतलब होता है। और उपनिषद जो भारतीय चिंतन का चरम होता है और इसमें आत्मा और परमात्मा के बारे में विस्तृत चर्चा किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी जो है ये दांडी यात्रा जो है कब प्रारंभ किया था? देखो ये 12 मार्च 1930 को कब किया है? ये 12 मार्च 1930 को जो है महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा जो कि शुरू किया था। देखो साबरमती आश्रम से गांधी जी ने 78 समर्थक के साथ, कितना? 78 समर्थक के साथ जो है ये 12 मार्च 1930 को पद यात्रा ये शुरू किया था। और 6 अप्रैल, ठीक है, ये 6 अप्रैल यानी कि ये 6 अप्रैल जो है 6 अप्रैल की बात कर ले तो 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा में नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि शुरू किया गया था। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को क्या किया गया था? तो दांडी में नमक कानून को तोड़ दिया गया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरुआत किया गया था। और इनको 2 चरण में शुरुआत किया गया था। पहला था कि 6 अप्रैल से 1930 तक, क्या था? 6 अप्रैल से लेकर 1930 से लेकर 5 मार्च 1931 के बीच में था। और दूसरा जो था कि जनवरी 1932 से लेकर अप्रैल 1934 तक। ठीक है, और इस आंदोलन में महिलाओं की सहभागिता जो उल्लेखनीय रहा है। ठीक है, महिलाओं का। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न जो कि 40 नंबर प्रश्न है कि शैलकृत मंदिर यानी कि शैलकृत मंदिर ये कौन सी मंदिर होती है? देखो ये शैलकृत मंदिर जो होती है ये कैलाश मंदिर जो कि एलोरा में स्थित है, ये वाली मंदिर जो कि शैलकृत मंदिर होती है। ठीक है, और एलोरा का मंदिर जो होता है ये एलोरा का मंदिर कैलाश मंदिर है। इस मंदिर का जो है निर्माण किसने किया था? तो कृष्ण प्रथम ने। किसने किया था? कृष्ण प्रथम ने जो कि किया था, कृष्ण प्रथम ने। तो इसे भी आपको याद रखना, कृष्ण प्रथम ने।
चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान जो ये स्थापित है, यानी कि ये जो कहाँ पर स्थापित है। भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान जो है ये कहाँ पर जो है स्थापित है। देखो ये नागपुर में, कहाँ पर है ये, नागपुर में। ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि नागपुर में। देखो राष्ट्रीय अग्निशामक, ठीक है, राष्ट्रीय अग्निशामक महाविद्यालय भी जो है ये नागपुर में ही स्थित है, ठीक है। मतलब कहाँ पर है ये, नागपुर में, अग्निशामक महाविद्यालय। चलिए उसके बाद यदि हम बात कर लें, क्या कहते हैं, जैसे कि भारत में प्रथम मेडिकल कॉलेज, ठीक है, भारत में प्रथम मेडिकल कॉलेज की बात कर ले तो यह कलकत्ता में, कहाँ पर है ये, कलकत्ता में। देखो ये सभी फैक्ट को आपको याद रखना है। भारत जो है ये भवन भोपाल में स्थित है, भारत जो है ये भवन भोपाल में स्थित है, और विज्ञान भवन जो है ये नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में जो है ये कहाँ, मतलब विज्ञान का भवन जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये नई दिल्ली में, भवन, विज्ञान का भवन। तो इसे भी आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब की हम बात कर ले तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, नागपुर में। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि बीसीसीआई द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम सीनियर के मुख्य के रूप में किसे जो है नियुक्त करने की घोषणा किया गया है। नियुक्त करने की जो ये घोषणा किया गया है, देखो ये रमेश पवार को किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रमेश पवार को, ठीक है, रमेश पवार को। देखो आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी डाउट हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको मिल गया है, तो वहां से भी जाकर के जो आप पूछ सकते हैं। तो अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य में शहरीकरण की दर जो ये कितनी है। बिहार राज्य में शहरीकरण की दर जो है ये कितनी है। देखो ये 11.29%, कितना है ये, 11.29% जो कि ये शहरी, मतलब जो है शहरीकरण दर्ज किया गया है। और देश में शहरीकरण की बात कर ले, पूरे देश में जो है 31.2%, कितना है, 31.2% पूरे देश में। और गोवा भारत का सर्वाधिक जो कि नगरीकृत राज्य है, गोवा, ठीक है। जबकि न्यूनतम नगरीकृत जो ये हिमाचल प्रदेश, क्या है, हिमाचल प्रदेश। और बिहार का सर्वाधिक नगरीकृत जिला की बात कर ले तो ये अपना पटना जिला हो जाएगा, ठीक है, पटना जिला। तो इसे भी आपको याद रखना है बिहार में यदि पूछता है तो। और सबसे कम जो ये समस्तीपुर का हो जाएगा, सबसे कम किसका है, ये समस्तीपुर का है, सबसे कम समस्तीपुर का, ठीक है, समस्तीपुर का। और सबसे ज्यादा ये पटना का है। चलिए अगला प्रश्न है कि रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कॉर्पोरेट ऑपरेशन नामक पुस्तक जो ये किसने लिखा है, यानी कि इस पुस्तक को जो है किसने लिखा है। देखो इस पुस्तक की हम बात कर लेती है, जो यतीश यादव ने लिखा है, किसने लिखा है, यतीश यादव ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शुरू की गई, मतलब 100 दिवसीय पठन अभियान का नाम जो ये क्या है। 100 दिवसीय पठन अभियान का नाम जो है ये क्या है। देखो ये क्या नाम है, तो उसका मतलब पढ़े भारत, क्या नाम है उसका, पढ़े भारत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पढ़े भारत, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न जो कि है कि भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस शहर में क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला जो कि सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब A1, ठीक है, A1 की स्थापना किया है, बताइए ये कहाँ पर किया है। देखो ये महू में किया है, कहाँ पर किया है, ये महू में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महू में। चलिए अगला प्रश्न जो कि है कि शिक्षा मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस संस्था की साझेदारी में कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान जो है ये शुरू किया है, बताइए। देखो ये यूनिसेफ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूनिसेफ ने किया है, ऑप्शन नंबर बी, यूनिसेफ। चलिए अगला प्रश्न है कि पीवीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जो है ये कौन है। देखो ये पीवीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति है सी रंग राजन, क्या हो जाएगा, सी रंग राजन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सी रंग राजन, ऑप्शन नंबर डी।
चलिए अगला प्रश्न है 49 नंबर की 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध में इस्तेमाल किए गए किस विमान को आधुनिक स्वरूप के साथ भारतीय भारतीय वायुसेना में जो ये शामिल किया जाएगा, भारतीय वायुसेना में जो है इसे अभी शामिल करने वाला है। देखो ये डकौटा क्या हो जाएगा, डकौटा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डकौटा, ठीक है डकौटा। चलिए अगला प्रश्न है कि संप्राय मैदान जो ये संबंधित होता है, यानी कि संप्राय मैदान जो ये किससे संबंधित होता है। देखो संप्राय मैदान जो ये किसके द्वारा संप्रेरित होता है, ये नदी के द्वारा होता है, ठीक है। ये किसके द्वारा होता है, ये नदी के द्वारा, नदी के द्वारा। और यहाँ यदि ऑप्शन की बात कर ले तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, नदी के द्वारा जो कि ये होता है। इसका संप्रदाय किसके द्वारा होता है, ये नदी के द्वारा ही होता है। और इसका निर्माण जो है उस समय होता है जब नदी के अंतिम अवस्था में क्षैतिज अपर्दन द्वारा सतह की क्या कहते हैं असमानताएं जो कि दूर हो जाती है, उस समय जाकर के जो होती है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नदी से होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि गतिशील विद्युत आवेश पैदा करता है, यानी कि गतिशील विद्युत आवेश जो ये क्या पैदा करता है। देखो ये जो होता है चुंबकीय क्षेत्र को पैदा करता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र को, गतिशील विद्युत आवेश जो होता है ये चुंबकीय क्षेत्र को जो है पैदा करता है। देखो आवेश यदि विराम में हो तो वो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पादन करता है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र यदि आवेश विराम नहीं की मतलब विराम में हो तो वह केवल विद्युत क्षेत्र उत्पादन करता है। और प्राकृतिक चुंबक जिससे कि लो ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। ये सब जो प्राकृतिक चुंबक होता है। और कृत्रिम चुंबक जैसे हम बात कर ले, जैसे लोहा हो जाएगा, इस्पात हो जाएगा, कोबाल्ट आदि, ये सब मतलब बनाया जा सकता है, ठीक है। और लेकिन प्राकृतिक चुंबक जो ये होता है सिर्फ लौ अयस्क के द्वारा ही बनाया जाता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चुंबक क्षेत्र में। चलिए यहाँ पर जो कि आपको मिलान दिया गया है तो आपको मिलान करना है, ठीक है। कि निम्न जीवाणुओं को उनके रोग के साथ सम्मिलित करना है और सही विकल्प का भी जो आपको चयन करना है। देखो ट्रिपोनिमा, ठीक है, ट्रिपोनिमा ये जो होता है ये जो है ना मतलब प्लेडी, मतलब यहाँ पर भी आंसर ही दिया गया है, ठीक है। ये जो मतलब 3 नंबर ऑप्शन होना चाहिए था, ठीक है, 3 नंबर। तो यहाँ 3 मतलब मिस्टेक हो चुका है, तो यहाँ पर जो यही मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो मिल गया, ऑप्शन नंबर ए ही में मतलब मिल गया। उसके बाद हम बात कर लें और क्या दिया गया है, जैसे कि प्लेग, ठीक है। ये प्लेग जो दिया गया ये प्लेग जो है किसके साथ जाएगा, तो ये पेस्टिस के साथ चला जाएगा, ठीक है, पेस्टिस के साथ। देखो इस प्रश्न को जो टाइपिंग करने में कुछ मिस्टेक कर दिया गया, ठीक है। तो इस प्रश्न को हम छोड़ देते हैं, ठीक है, देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए चलिए अगला प्रश्न है कि परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा जो है क्या होती है। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा जो है ये क्या होती है। देखो ये आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है। प्राकृतिक परावर्तित प्रकाश जो होती है ऊर्जा वो आपतन कोण पर जो है वो क्या करती है, निर्भर नहीं करती, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होता है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के स्वरूप में क्या होता है, संचारित होता है। और प्रकाश का तरंग दर जो होता है ये 3900 एंगस्ट्रम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रम के बीच में होता है, ठीक है। 7800 एंगस्ट्रम के बीच में होता है। और विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति जो ये अनुप्रस्थ होती है और प्रकाश भी जो है यह अनुप्रस्थ तरंग ही होती है। और प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है, तो इसे भी आपको याद रखना है, प्रकाश जो है ये निर्वात में भी गमन करता है। चलिए अगला प्रश्न है कि पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वो क्या कहलाती है। वो जो है क्या कहलाती है। देखो वो जो होती है ना परासरण कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परासरण कहलाती है, ठीक है, परासरण। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता होती है, किस कारण से जो ये होती है। देखो भूवैज्ञानिक संतुलन के लिए वनों को विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता होती है। भूवैज्ञानिक संतुलन को बनाए रखने के लिए वन को धरती का पुत्र कहा जाता है, ठीक है। वन जो होता है वन को ही जो धरती का पुत्र भी कहा जाता है। और वन की अधिक रोपण पर्यावरण की दृष्टि से अच्छा होता है। और कुल क्षेत्रफल का जो है ना, कुल क्षेत्रफल का यानी कि 33%, कितना, ये 33% पर जो ये वन होना जो कि पर्यावरणीय दृष्टि से आवश्यक ही आवश्यक माना गया। 33% होना ही होना चाहिए पर्यावरण,
ठीक है। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि भूवैज्ञानिक संतुलन को बनाए रखने के लिए, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है कि वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का जो है यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। देखो वनस्पति तेलों के संतृप्त वसाओं में जो है H2 क्या हो जाएगा, H2 H2 द्वारा जो कि परिवर्तित करने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है, H2 गैस का। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि यदि निर्वात में प्रकाश का वेग जो कि सी और एक मतलब 5 पदार्थ वाले माध्यम में प्रकाश का वेग जो ये कितना हो जाएगा, इसमें प्रकाश का वेग जो आपको बताना है। देखो आपको पता होना चाहिए कि यदि निर्वात में प्रकाश का वेग सी, ठीक है, यदि सी हो तो म्यू का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 1.5 हो जाएगा, ठीक है, 1.5। तो वाले माध्यम में प्रकाश का वेग जो कितना हो जाएगा, टोटल का इतना मतलब हो जाएगा, ठीक है, इतना। तो यहाँ पर यदि हम बात कर ले ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो यहाँ पर कैसे होने वाला है वो भी आपको समझा देते हैं। देखो अपवर्तनांक क्या कहता है, यानी कि म्यू का मतलब होता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक होता है कि प्रकाश का निर्वात में वेग, ठीक है, प्रकाश का निर्वात में वेग कितना होता है, तो 3 × 10⁸ होता है, ठीक है। और प्रकाश का उसके नीचे में चला जाएगा कि प्रकाश का माध्यम में वेग तो कुछ नहीं तो भी, ठीक है, भी हो जाएगा। तो निर्वात में प्रकाश का वेग जो होता है, निर्वात में प्रकाश का वेग, तो इसका मान तो हो गया। उसके बाद यदि हम यहाँ से म्यू का मान दिया गया है 1.5, ठीक है, और प्रकाश का निर्वात में वेग जो हो जाएगा, प्रकाश का निर्वात में वेग कितना हो जाएगा, तो इसको यदि हम भी और इसको हम यदि सी कर लें, तो यहाँ से जो हम भी का मान निकाल सकते हैं कि C/1.5 बराबर 2/3 इतना सी, ठीक है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम जो है क्या होता है। देखो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम की हम बात कर ले तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का। चलिए चलिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश किरण जो है पुंज को जो अत्यंत मतलब दिशिक हो मतलब क्या कहलाती है, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत मतलब दिशिक हो वो क्या कहलाएगी, वो जो है क्या कहलाती है, देखो वो जो है लेजर कहलाती है, क्या कहलाती है, वो जो है लेजर कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लेजर, ठीक है। देखो लेजर में दृश्य प्रकाश का उपयोग होता है, ठीक है, किसका, दृश्य प्रकाश का जो है उपयोग किया जाता है, दृश्य प्रकाश का। चलिए देखो लेजर एक बात और बता देना चाहेंगे, लेजर जो होता है ना, इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, देखो लेजर जैसे कि हम बात कर ले सूचना का तकनीक जहाँ पर होगा ना, वहां पर जो है लेजर का प्रयोग किया जाता है, और दूरी और समय को मापने में भी लेजर का प्रयोग किया जाता है, और रेजिस्टेंस में औद्योगिक क्षेत्र ये सभी मतलब जो है लेजर का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की हम बात कर ले तो अगला प्रश्न जैसे कि निम्नलिखित में कौन जो कि द्वितीयक प्रदूषक होता है, यानी कि द्वितीयक प्रदूषक जो ये कौन है, द्वितीयक प्रदूषक। देखो एस्मोंग जो होता है ये द्वितीयक प्रदूषक होता है, ठीक है, द्वितीयक प्रदूषक एस्मोंग, ठीक है, एस्मोंग हो जाएगा। अब इसको हम बात कर ले द्वितीयक प्रदूषक जैसे कि फोटो में केमिकल, धूम, कोहरा, जमीनी और ओजोन, ये सभी जो होता है ना मतलब द्वितीयक के अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न है कि दूध को मथने से क्रीम जो है अलग हो जाने का कारण जो ये क्या है, यदि दूध को हम मथते हैं तो क्रीम अलग हो जाता है, तो इसका कारण जो ये क्या है। देखो इसका मुख्य कारण होता है अपकेंद्रीय बल, ठीक है, क्या होता है, अपकेंद्रीय बल होता है, दूध को मथने से क्रीम जो अलग हो जाता है, मतलब ये अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। देखो अपकेंद्रीय बल का अन्य उदाहरण जैसे कि सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति किसके कारण होता है, अपकेंद्रीय बल के कारण, इलेक्ट्रॉन का नाभिक में चारों ओर घूमना अपकेंद्रीय बल के कारण, तो ये सभी होता है।
चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र जो कि पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस युग में जो है खुला परिसंचरण तंत्र जो है ये पाया जाता है। देखो ये जो है ना कॉकरोच क्या हो जाएगा, कॉकरोच सिल्वर फिश में जो है ये पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखो ये केचुआ जो होता है ना, केचुआ केचुआ में चार जोड़ी हृदय होता है, चार जोड़ी हृदय। केचुआ में जो है ना चार जोड़ी हृदय होता है केचुआ में। चलिए अगला प्रश्न है कि क्रॉस क्रॉस लिंक्ड क्या हो जाएगा, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का उदाहरण जो ये क्या है, इसका उदाहरण जो है आपको बताना है। देखो ये बेकेलाइट क्या हो जाएगा, बेकेलाइट जो कि इसका महत्वपूर्ण उदाहरण होता है बेकेलाइट। चलिए अगला प्रश्न है कि एक जेट इंजन की कार्य प्रणाली निम्नलिखित के संरक्षण पर निर्भर करती है, यानी कि किसके संरक्षण पर जो ये निर्भर करती है। देखो ये रेखीय वेग की संरक्षण पर जो है ना निर्भर करती है। रॉकेट जो है मतलब इंजन की कार्य प्रणाली जो होती है रेखीय संवेग की संरक्षण पर क्या करती है, निर्भर करती है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो रेखीय चाल जो होती है ना, रेखीय चाल, इस ये रेखीय चाल जो होती है ना कि भी, ये भी जो होती है ना कि कोणीय चाल, कोणीय चाल यानी कि डब्लू, और कोने का त्रिज्या यानी कि आर होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला। चलिए और यदि हम रेखीय को हटा दे सिंपल संवेग की बात कर ले तो संवेग जो एक सदिश राशि होती है। ठीक है, और इसका ऐसा मात्रक जो होता है ये मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। चलिए अगला प्रश्न है कि ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किया था, ना कि ग्रहों की गति नियम जो किसने जो ये प्रतिपादित किया था, ग्रहों का गति नियम। देखो ये केपलर के द्वारा किया गया, किसके द्वारा जो है, केपलर के द्वारा जो किया गया। देखो प्रत्येक ग्रह जो होता है सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में क्या करता है, तो वो जो चक्कर लगाती है यानी कि वो परिक्रमण करती है। और प्रत्येक ग्रह सूर्य की कक्षा के एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है। ठीक है, जैसे कि ऐसे होता है। और प्रत्येक जो है ना ग्रह का क्षेत्रीय वेग जो है नियत रहता है, और इसका प्रभाव यह होता है कि जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है, और जब वह दूर हो जाता है तो उसका वेग भी जो क्या होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, वेग भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये सभी फैक्ट को याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न है कि कुष्ठ रोग का उत्पन्न मतलब कैसे होता है, कुष्ठ रोग जो है कैसे उत्पन्न होता है। देखो कुष्ठ रोग जो होता है ना, कुष्ठ रोग ये जो है जीवाणु के द्वारा, किसके द्वारा, ये जीवाणु के द्वारा जो है ना ये उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, कुष्ठ रोग, देखो कुष्ठ रोग तंत्रिका तंत्र, ठीक है, तंत्रिका तंत्र एवं त्वचा को प्रभावित करता है। ये जो है ना किसको प्रभावित करती है, जैसे कि त्वचा को जो है ज्यादा से ज्यादा प्रभावित करती है, त्वचा को। ठीक है, और ये जो है ना मतलब कुष्ठ रोग माइको माइको बैक्टीरियम लोपिडी के द्वारा जो ये कारण होती है। ठीक है, किसके द्वारा होती है, तो ये माइकोबैक्टीरियम के मतलब कारण जो है ये होती है, कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम के कारण। चलिए चलिए अगला प्रश्न है कि अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक जो ये क्या है, अम्लीय वर्षा के लिए। देखो ये जो है ना क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस जो ये सल्फर डाइऑक्साइड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो वर्षा जल के साथ ही ये अम्ल पृथ्वी पर आ जाते हैं तो इसी को हम लोग अम्ल वर्षा कहते हैं। ठीक है, और इसका और भी प्रदूषक होता है अम्ल वर्षा का, जैसे कि प्रदूषक सीओ हो जाएगा, CO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। देखो बहुत तरीके से मतलब ये होता है, नाइट्रोजन नाइट्रोक्साइड ये सभी होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि जीन द्वारा नियंत्रित होता है, यानी कि जीन द्वारा जो है कौन नियंत्रित होता है, जीन के द्वारा। देखो ये आनुवांशिकता ना कि प्रोटीन संश्लेषण, क्या होगा, आनुवांशिकता ना कि प्रोटीन संश्लेषण। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए।
चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो कि वायुमंडलीय प्रदूषक है, यानी कि ऐसा कौन सा गैस है जो कि वायुमंडलीय क्या है, प्रदूषक है, वायुमंडलीय प्रदूषक है। देखो सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। देखो वायुमंडल में लगभग ये नाइट्रोजन जो होता है ये 78% होता है, ठीक है 78%। और यदि हम ऑक्सीजन को ले ले तो ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में ऑक्सीजन जो होता है ये 21%, कितना हो जाएगा, ये 21% हो जाएगा। और वायुमंडल में लगभग बात कर ले हम कि मतलब जो है ना 0.003, और CO2 गैस जो कि ये पाया जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो कितना पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑप्शन नंबर बी में जो है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कितना पाया जाता है, तो 0.003%, ठीक है 0.03%। और CO2 जो होता है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है गैस शुष्क बर्फ यानी कि ठोस बर्फ को भी कहा जाता है, ठीक है। और CO2 जो है गैस वायुमंडल को गर्म करती है। चलिए अगला प्रश्न है 70 नंबर की, हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व ये होता है, यानी कि कौन सा होता है। देखो ये जो है ना कैल्शियम होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कैल्शियम। देखो हड्डी जो होता है ये ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, ठीक है। हड्डी जो होता है ये ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट का जो है ना बना होता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कैल्शियम, ठीक है कैल्शियम। देखो हमारे शरीर में 2% कितना, ये 2% जो है कैल्शियम धातु पाया जाता है, कितना 2% जो है कैल्शियम धातु जो ये पाया जाता है, मात्र 2%। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि पानी पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु ये क्या होता है, पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु जो है ये क्या होता है। देखो ये 273 पॉइंट का 16 डिग्री केल्विन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है 273 पॉइंट का 16 डिग्री केल्विन ये होता है, ठीक है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है कि एगार प्राप्त किया जाता है, यानी कि एगार जो है किससे प्राप्त किया जाता है, एगार को जो है किसके द्वारा हम लोग जो है प्राप्त कर सकते हैं। देखो ये जो है ना किसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, तो जैसे कि शैवाल होता है, ठीक है शैवाल के द्वारा हम लोग जो है एगार को प्राप्त कर सकते हैं। एगार एगार नामक पदार्थ जो है ये सामान्यतः जैसे लाल शैवालों से प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये एगार जो है लाल शैवालों से जो है ये प्राप्त किया जाता है, लाल शैवाल से, ठीक है लाल शैवाल से। चलिए और इसका उपयोग जैसे कि धोनी हो गया, सूप हो गया, चटनी हो गया, और क्या कहते हैं अवरोधक हो गया, इसमें मतलब किया जाता है एगार का। चलिए तो यहाँ से जैसे कि आपको एक प्रश्न दिया मतलब दिख रहा होगा, फिगर वाला प्रश्न है, ठीक है फिगर वाला। चलिए यहाँ पर क्या प्रश्न है कि दिए गए ग्राफ में 4 सेकेंड में चली गई दूरी जो है क्या है, दिए गए ग्राफ में 4 सेकेंड में चली गई दूरी को आपको जो है ना बताना है। देखो दिए गए ग्राफ में 4 सेकेंड में चली गई दूरी जो है 16 मीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये जो है ना 16 मीटर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16 मीटर, ठीक है 16 मीटर। देखो जैसे कि 1 2 3 और ये कि ये 4, तो 4 जो है किसको स्पर्श कर रहा है, ये 8 को स्पर्श कर रहा है, ठीक है कितना को स्पर्श कर रहा है, ये 8 को कर रहा है। देखो यदि इस प्रकार का प्रश्न आपको कहीं पर मिल जाए तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, एक लॉजिक लगाना है, ठीक है क्या करना है, एक लॉजिक लगाना है। वो लॉजिक क्या है, तो डायरेक्ट आपको यहाँ से देख सकते हैं एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पर यदि हम बात कर ले आपसे कि इसकी आधार जो है कितना, 1 2 3 1 4, इसकी आधार जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इसकी ऊंचाई जो कितना हो जाएगा, ये टोटल का 8 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है आप क्या लगा सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आप लगा सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कहता है कि हाफ इंटू का आधार गुणे का ऊंचाई। तो यहाँ से आप लगा सकते हैं कि हाफ गुणे बी का मान जो है 4 हो जाएगा, और एच का मान जो है 8 हो जाएगा। तो 2 से आप काट दीजिएगा, 2 बार में, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, ठीक है यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको सीधा लॉजिक लगा लेना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि एक उत्तल लेंस में मतलब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बीम का प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा, यदि लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है, क्या +2 डायोप्टर है।
देखो यदि हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे तो बहुत लंबा प्रश्न जो कि यह बन जाएगा। देखो यहाँ पर दूरी का मान जो यानी कि बात कर ले तो दूरी जो कितना दिया गया है, तो दूरी जो है यहाँ पर माइनस का 20 सेंटीमीटर दिया गया और लेंस का क्षमता जो है प्लस का 2 डायोप्टर दिया गया। तो यहाँ पर यदि आप पेन की लेंस की क्षमता 1/f मीटर में निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो इस प्रकार से यदि p का मान यदि हम यहाँ से निकालते हैं तो यानी कि जो कितना हो जाएगा, तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना, ये 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा तो भी आपको हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पर जो है कैसे होगा, तो देखो पी क्या है, पी तो 1/f, एफ मीटर में आपको निकालना है, ठीक है, किसमें निकालना है, मीटर में। तो पी यहाँ से आप यदि f को कन्वर्ट कीजिएगा तो f का मान सब चलेगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये टोटल का 1/2 यानी कि डायोप्टर क्षमता में दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है, डायोप्टर में, मतलब क्षमता उसका पावर कितना है, ये 2 हो जाएगा। तो उसके बाद यदि गुणा हम करते हैं तो गुणा कितना का चला जाएगा, 0.5 का, ठीक है। कितना, 0.5 का गुणा 100 का, तो यहाँ से जो है कितना निकल कर आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, तो अगला स्टेप में जो है ना आपको यहाँ से एक लेंस का सूत्र होता है, जैसे कि वो सूत्र क्या होता है कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1 का f, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे। तो यहाँ पर जो 1/v का 1/v ही रह जाएगा, उसके बाद 1 माइनस का 20 चला जाएगा बराबर का 1 का 50 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यदि आप निकालिएगा तो ये क्या निकल कर आ जाएगा, तो 1/v, ठीक है, 1/v बराबर 1/50 बराबर 1/20, क्योंकि उस साइड इधर था, इस साइड उधर चला जाएगा। तो यहाँ से यदि आप एलसीएम निकालिएगा तो इसका एलसीएम कितना निकल कर आ जाएगा, 100 निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से ये 2 और ये 5, तो ये कितना का आ जाएगा, माइनस का 3/100, ठीक है। तो यहाँ से यदि आप काटिएगा कितना आ जाएगा, -33.3%, कितना, 33.3%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो कि एक प्रश्न है 75 नंबर की, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य जो कोशिका सेल में क्या है, कोशिका सेल में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य जो कि कोशिका सेल में क्या होता है। देखो रेस्पिरेशन करना होता है, क्या होता है, रेस्पिरेशन करना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेस्पिरेशन करना होता है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज क्या कहते हैं, अल्मेटर ने, किसने किया, अल्मेटर ने 1886 में किया है। कब किया, 1886 में अल्मेटर ने किया था, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शोषण स्थल भी होता है, शोषण स्थल माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेसिपेशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का ये प्रैक्टिस सेट हमारा जो ये मतलब कौन सा था, ये 9 नंबर प्रैक्टिस सेट था, ठीक है। इससे पहले हम लोग जो 8 प्रैक्टिस सेट को कवर कर चुके हैं, ठीक है। कौन सा प्रैक्टिस सेट, ये 9 नंबर प्रैक्टिस सेट है। चलिए मिलते हैं फिर से 10 नंबर प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।